नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर फिल्म्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 26 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर द सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है। देखिए, न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। 2018 में जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए थे उसी का इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है बेसिकली IT एक्ट में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो कंटेंट आ रहा है उसमें गवर्नमेंट रेगुलेट करेंगे। बेसिकली अनलॉफुल कंटेंट, कोई भी कंटेंट, प्रोवोकेबल जो कंटेंट है, जो भी प्रोवोक कर सकता है, कोई रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कोई कम्युनल वायलेंस को इंसाइट कर सकता है, इस तरह की कंटेंट्स को गवर्नमेंट रेगुलेट करेंगे। ठीक है, बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्या क्या कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म में अपलोड हो रहा है, जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट काफ़ी फेमस है। उसमें काफ़ी सारे प्रोविजन ऐसे लिखा हुआ है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन करके। अब ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होता है, ये हमें बताने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा इंटरमीडियरी क्या होता है। देखिए, आपने ये रेगुलेशन में या एक एक्ट में इंटरमीडियरी शब्द कई बार सुना होगा। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ए कंपनी दैट फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ इंटरनेट। सच कंपनीज इंक्लूड ISPs, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे BSNL, एयरटेल, रिलायंस, जो भी है। सर्च इंजिन्स, गूगल, बिंग जैसा जो सर्च इंजिन्स है। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो सब कुछ आएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो ये सारे इंटरमीडिएट है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ इंटरमीडिएट का। देखिए, आप YouTube का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप YouTube के पास कोई कंटेंट नहीं रहता है, कोई अपलोड करता है और कोई देखता है, तो YouTube क्या हो गया? इंटरमीडियरी हो गया। ठीक है, इन जो कंटेंट में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वैसे देखा जाएगा तो, क्योंकि दूसरा कोई अपलोड करते हैं, दूसरे कोई देखते हैं, ये बस एक प्लेटफॉर्म बन के रखा है। ठीक है, तो इसलिए इनको इंटरमीडियरी बोलते हैं। अब ये इंटरमीडियरी वाला डेफिनेशन में ISPs भी आता है। ठीक है, जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है वो आता है, सर्च इंजिन भी आता है, ये ध्यान दीजिएगा। राइट, अब देखिए, ये जो IT एक्ट 2000 है, जिसको IT एक्ट हम बोलते हैं, ये प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो इस तरह की इंटरमीडिएट कंटेंट को रेगुलेट करते हैं। इसके बारे में कुछ लॉज अगर है, कोई अथॉरिटी है, तो ये IT एक्ट है। इसमें सेक्शन 79 में एक सेफ हार्बर प्रोटेक्शन करके लिखा हुआ है। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वही होता है दोस्तों, मतलब कंटेंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये है सेफ हार्बर एक्ट। पर ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन में क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि ये कोई एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है। ऐसा नहीं आप ऐसे बैठ गए आपके पास सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है, मतलब कंटेंट जितने भी अपलोड हो रहे हैं आपका नहीं है, ये बोल के आप चुपचाप बैठ नहीं सकते। आपके ऊपर भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है। जैसे कि अगर कोई ऐसा पोस्ट, कोई अनलॉफुल कंटेंट, ऐसा कोई पोस्ट आ गया जिससे कोई वायलेंस इंसाइट हो सकता है, अगर गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया इन प्लेटफॉर्म को कि ये कंटेंट आप रिमूव करो, अथॉरिटीज, ठीक है, इन ल्यू ऑफ एनी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब जैसे बेंगलुरु में लास्ट ईयर जो वायलेंस हुआ था, ऐसे एक फेसबुक पोस्ट से हुआ था। ठीक है, इस तरह की कोई पोस्ट है, कोई भी मैसेज है जिससे वायलेंस, कम्युनल वायलेंस वगैरह इंसाइट हो सकता है, अगर गवर्नमेंट ने उनको बोला कि यूट्यूब या फेसबुक या ट्विटर को बोला इसको रिमूव करो, तो उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। अगर वो रिमूव नहीं किया तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगे, ये ऑफेंस मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इफ इट फेल्स टू डू सो विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम अमाउंटिंग टू 36 आवर्स, 36 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, मतलब 1.5 दिन का, इनके अंदर इनको रिमूव करना ही है। राइट, तो इसके बारे में भी और आर्टिकल्स आते रहेंगे, तब हम और ज़्यादा आपको समझाएंगे। ठीक है, आपके लिए देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। एज पर IT एक्ट एंड इंटरमीडिएट रेफर्स टू सर्च इंजिन्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नॉट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। गलत है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी इंटरमीडिएरी है। इट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। कहाँ से एब्सोल्यूट इम्यूनिटी? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी आपके पास नहीं है, आपके पास केवल कंडीशनल इम्यूनिटी है। कुछ कंडीशंस में आपको इम्यूनिटी, मतलब गवर्नमेंट जो बोल रहा है उसको ठीक ठाक से आप सुन रहे हो, इसको आप ओबे कर रहे हो, तब आपके पास इम्यूनिटी है। ठीक है, नहीं तो आपके पास इम्यूनिटी नहीं रहा, तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं बोल सकता। इंटरमीडिएरीज कैन नॉट अवेल द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर द एक्ट इफ दे मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दे हैंडल। बिल्कुल सही दोस्तों, ये भी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है। अगर कोई इंटरमीडिएरी कोई भी एक पोस्ट, जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक में कोई पोस्ट अपलोड हो गया, अगर फेसबुक ने उस पोस्ट को एडिट किया या इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, ये गलती है ना। तो इस तरह की गलती करने से उनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, सुबोध कुमार जायसवाल IPS हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CBI डायरेक्टर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए।
आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन बी अगेन 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है। तो दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल आईपीएस रहेंगे अभी नया सीबीआई डायरेक्टर 2 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए सीबीआई डायरेक्टर को चुनने के लिए एक अपॉइंटमेंट कमेटी बैठता है जिसमें मेंबर है प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा भी एक मेंबर है, मतलब लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इधर लोकसभा। देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं है, आपको पता ही होगा पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, एक मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स लेके आना पड़ता है, उन पार्टी का लीडर चुनते हैं, वो अलग बात है। अगर नहीं है, इस तरह लोकसभा का एक सिंगल पार्टी अपोजिशन नहीं बन पा रहा है, तब लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनता है। अभी के लिए मेरे हिसाब से अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस का लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। इफ द फॉर्मर इज नॉट प्रेजेंट ड्यू टू लैक ऑफ मैंडेटरी स्ट्रेंथ इन लोकसभा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दूसरा मेंबर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस एन वी रमना साहब है, वो है एक्चुअली अभी का मेंबर। अगर वो नहीं है तो कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट जज को भी वो रेकमेंड कर सकता है, पर अभी के लिए तो एन वी रमना साहब ही थे उसमें, और उन्होंने ऐसा एक रूल अप्लाई किया है, मतलब एक्चुअली ये रूल पहले से था, पर अभी तक जितने भी सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे ना दोस्तों, इसमें ये रूल लागू नहीं था। पर रमना साहब जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उन्होंने ये बोला कि 6 महीने जिसका सर्विस कम है उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इनका ये रूल लागू होने से कई सारे जो बड़े बड़े नाम आ रहे थे सीबीआई डायरेक्टर पोस्ट के लिए, जैसे राकेश अस्थाना जो बीएसएफ का डायरेक्टर थे, और केरला डीजीपी जो थे बेहरा, लोकनाथ बेहरा आईपीएस, इन सब के नाम हट गए, ठीक है। मतलब 6 महीने कम था उनका सर्विस, 6 महीने से कम था उनका सर्विस। तो ये है अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर्स। अब देखिए इंटरेस्टिंगली दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द रूल ऑफ 6 months tenure was applied in the appointment of CBI chief. CBI director is appointed for not less than a term of 2 years. देखिए एक बार अपॉइंट होने के बाद उनके पास 2 साल का मिनिमम सर्विस रहेगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड देखिए सिलेक्शन कमेटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैसे सीबीआई का जो पावर्स कहाँ से आता है, एक एक्ट है दोस्तों, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, Legislative Act 1946 amended through Lokpal and Lokaयुक्त Act 2013 and Central Vigilance Commission Act 2003 respectively। तो ये सब एक्ट के अंदर से बेसिकली मैं बताऊं तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ही सीबीआई अपना पावर्स ड्रॉ करते हैं, राइट। और इस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था थ्रू लोकपाल, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या क्या लिखा है। सीबीआई से स्टैट्यूटरी बॉडी, गलत दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी ये नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बेसिकली इट्स ए गवर्नमेंट एजेंसी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अपॉइंटमेंट कमिटी इज चेयर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गलत, प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है। डायरेक्टर इज टू होल्ड द पोस्ट फॉर नॉट लेस देन 2 years एज हेल्ड बाय द विनीत नारायण जजमेंट ऑफ 1998, बिल्कुल सही। तो तीसरा टी ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following statements regarding interstate river water sharing disputes. Which of the following statements are correct? वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के रिगार्डिंग एक न्यूज़ सुबह हर्षिता ने कवर किया था, एक डैम बनाने को लेके तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। देखिए वैसे जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है या रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली से, ये हमारा एंट्री 56 में आता है यूनियन लिस्ट में। ध्यान दीजिएगा इसमें केवल रिवर नहीं, रिवर वैलीज भी आता है, राइट। आर्टिकल 262 आप रिलेट कर सकते हो इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर। आर्टिकल 262 के हिसाब से पार्लियामेंट एक लॉ पास कर सकता है अगर 2 स्टेट या 3 स्टेट के बीच में कोई रिवर को लेके कुछ डिस्प्यूट आ गया वाटर रिसोर्सेज को यूज करने को लेके, ठीक है। और एक क्या कहता है, पार्लियामेंट में बे लॉ प्रोवाइड दैट नेदर द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन यूज नहीं कर सकते इंटर वाटर डिस्प्यूट्स के लिए, ध्यान दीजिएगा, राइट। इसके लिए पार्लियामेंट एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल करके, ठीक है। इसकी जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है, पर स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल लीव पिटीशन को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी सकता है, ठीक है, ये अलग बात है। वैसे इनकी जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के लिए। अब देखिए दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2002 टू इंक्लूड द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। तो देखिए 2002 में ये जो इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में काफ़ी अमेंडमेंट्स लाए थे आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन आप इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेट कर सकते हो, राइट। अब देखिए स्पेशल लीव पिटीशन का आर्टिकल 136 है अंडर आर्टिकल 32 लिंकिंग इश्यू विद वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। तो आप स्पेशल लीव पिटीशन ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 136। इधर देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स कैन नॉट एक्सरसाइज देयर जुरिस्डिक्शन, वेरी करेक्ट। एंट्री 56 के बारे में लिखा है
वेरी करेक्ट। डिसीजन ऑफ इंडस स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड दे कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फर्दर। ये गलत है दोस्तों, मैंने बताया आपको कि क्या लिखा है, आर्टिकल 136 जो स्पेशल लीव पिटीशन है उसके हिसाब से स्टेट या कोई भी पार्टी है जो डिस्प्यूट में है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर इस ऑप्शन ये 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू बायोफ्यूल्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले बायोफ्यूल होता क्या है? एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से कोई हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो बनता है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बायोफ्यूल्स तभी बनते हैं जब चीज़ें डीके होता है, राइट, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो डेज हो सकता है, वीक्स हो सकता है, या इवन मंथ्स भी हो सकता है। बायोफ्यूल सॉलिड हो सकता है, वुड, ड्राई प्लांट मटेरियल, मैन्यूर वगैरह एग्जाम्पल है। लिक्विड हो सकता है, बायोएथेनॉल, बायोडीजल वगैरह। गैसेस में बायोगैस, बायोगैस में भी मीथेन गैस ही है। देखिए, इन एडिशन टू बायोडीजल, माइक्रो आल्गे कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस टू जनरेट एनर्जी इन सेवरल अदर वेज। Some algal species can produce hydrogen gas under specialized growth conditions. Specialized growth condition में algal species भी hydrogen gas रिलीज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, algae से जो बायोमास बनता है उससे भी हम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर सकते हैं। बेसिकली एज ए बायोफ्यूल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं algae से भी, राइट। अब स्टेटमेंट देख लीजिए, एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर, बेसिक डेफिनेशन है, सही है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बिल्कुल सही। इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक algae, राइट। तो तीनों सही है, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू अफ्रीकन वायलेट्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज रीसेंटली विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। देखिए, अफ्रीकन वायलेट्स के बारे में न्यूज़ सुबह हर्षिसा ने कवर किया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के साइंटिस्ट ने अफ्रीकन वायलेट मिजोरम में आइडेंटिफाई किया है। ये पहली बार हो रहा है कोई अफ्रीकन फ्लावरिंग प्लांट जो है इंडिया में साइंटिफिकली रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये एक एपीफाइट है। एपीफाइट मतलब क्या है? ए प्लांट दैट ग्रोस ऑन ट्रीज। कोई प्लांट में या ट्रीज में जो ग्रो करते हैं इसको एपीफाइट्स बोलते हैं, राइट। इसकी जो फ्लावर्स है लाइट पिंक कलर का है, मानसून में फ्लावर करते हैं। कॉमनली इसको अफ्रीकन वायलेट्स बोलते हैं। डीमोकार्पस इज ए जीनस बिलोंगिंग टू द प्लांट फैमिली। देखिए, इसकी प्लांट फैमिली का नाम है, मैं अगर प्रोनाउंस करूंगा तो गलत हो जाएगा, गेस्नेरिया के, हुज मेंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया फ्रॉम वेस्टर्न हिमालयाज टू सुमात्रा। तो वेस्टर्न हिमालय से सुमात्रा तक दिखता है। इसकी जो मेंबर्स है बेसिकली इस फैमिली के मेंबर्स है। नो अफ्रीकन वायलेट्स। अफ्रीकन वायलेट्स नेटिव टू टैंजानिया एंड केनिया एंड हैव बीन पॉपुलर इन द हॉर्टिकल्चर वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये टैंजानिया एंड केनिया से बिलोंग करते हैं अफ्रीका में, राइट। ऑफन यूज इंडोर्स इन यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज में इंडोर डेकोरेशन के लिए या इंडोर में ये न्यूज जो है ऐसे डेकोरेटिव फ्लावर यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अब स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है, इट इज एन एपिफाइट, ए प्लांट दैट सर्वाइव्स एक्सट्रीम हैबिटेट्स ऑफ डेजर्ट। गलत है दोस्तों। एपिफाइट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, दूसरे ट्री या प्लांट के ऊपर जो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज ए नेटिव टू टैंजानिया एंड केनिया एंड हैव बीन पॉपुलर इन द हॉर्टिकल्चर वर्ल्ड, बिल्कुल सही। एन अफ्रीकन फ्लावरिंग प्लांट हैज नेवर बीन रिकॉर्डेड साइंटिफिकली इन इंडिया। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि अभी रिकॉर्ड हो गया ना। ये क्वेश्चन मैं आज के लिए डाला हूं, पर 2-3 महीने बाद ये क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। अभी रिसेंटली हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। तो दोस्तों, हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस इज फॉल्स। आंसर इज ऑप्शन बी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही आंसर बताया था। कंग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू दोस आर गिवन राइट आंसर्स। थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। एक पुराना यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन है, 2010 में पूछा था। इफ देयर वर नो हिमालय रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।